नमस्कार। हमने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बंगाल कंप्लीट किया था। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मराठा, पंजाब और मैसूर करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मराठा से शुरू करते हैं। तो यहाँ के दो पावर सेंटर्स थे, एक छत्रपति और एक पेशवा। छत्रपति की हम बात करते हैं। पहले छत्रपति महाराज थे छत्रपति शिवाजी, जिनका शासन था 1674 से 80 के बीच में। ये मराठा एम्पायर के फाउंडर है, या फर्स्ट फाउंडर भी कह सकते हैं मराठा एम्पायर के। इनका जन्म जो है पुणे के शिवनेर दुर्ग में हुआ था 1630 के अंदर। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। ये पूना के जागीरदार थे। ये अहमदनगर में काम करते थे और बाद में बीजापुर शिफ्ट हो गए थे। इनकी मदर का नाम जीजाबाई था। हम देखेंगे कि जो शिवाजी है, उनका जो जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित अपनी मदर से थे। ये इम्पोर्टेंट है, ये सवाल आ चुका है। बात करते हैं इनके धार्मिक गुरु की। तो समर्थ गुरु रामदास जी जो है शिवाजी के धार्मिक गुरु हैं। ये धरकारी संप्रदाय से संबंधित थे। इनके राजनीतिक गुरु का नाम है दादा कौंडदेव या कौंडदेव, जिनसे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस लिया था। बात करते हैं इनके राज्याभिषेक की। तो रायगढ़ किले में इनका 1674 में राज्याभिषेक हुआ था। ये छत्रपति, हिंदू प्रतिपालक, ब्राह्मण और गौ प्रतिपालक के नाम से भी जाने जाते थे। 8 लोग थे इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, जिन्हें हम अष्टप्रधान के नाम से जानते हैं। 1680 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। ये मेवाड़ के सिसोदिया वंश से भी संबंधित थे। बात करते हैं अगले छत्रपति छत्रपति संभाजी की। 1680 से 1699 तक। शिवाजी की मृत्यु के टाइम जो संभाजी है पन्हाला किले में कैद थे। रीज़न, शिवाजी को कहीं ना कहीं शक था कि राजगद्दी के लिए अपने छोटे भाई राजा राम की जो है हत्या न कर देवे। जो संभाजी है वो शंभू राजे के नाम से भी फेमस थे। और 1899 के अंदर मुगल आर्मी ने जो संगमेश्वर नामक जगह पर इन्हें कैद कर लिया था। अगले छत्रपति बने छत्रपति राजा राम, जिसके बाद इनके बेटे छत्रपति शिवाजी द्वितीय जो है अगले छत्रपति बनते हैं। ये नाबालिग थे, परंतु जो रियल पावर्स थी इनकी माँ ताराबाई या फिर जो राजा राम की विडो थी उनके पास थी। परंतु 1707 में क्या होता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उनके बेटे आजम खान जो है वो शाहू, यानी कि जो छत्रपति संभाजी थे, शंभू राजे थे, उनके बेटे शाहू को रिहा कर देते हैं। शाहू दक्कन जाते हैं और बालाजी विश्वनाथ और मराठा सब मिलके शाहू को सपोर्ट करके अगला छत्रपति बना देते हैं। शुरुआत में तो बालाजी विश्वनाथ इसके सपोर्ट में नहीं थे, परंतु जब दक्कन में शाहू से मिलते हैं, देखते हैं कि ये योग्य है अपने आप में छत्रपति बनने के लिए, तो शाहू तो मराठा के साथ मिलके शाहू का सपोर्ट करते हैं। जिसके साथ परंतु ताराबाई इस चीज़ से खुश नहीं होती और बैटल ऑफ खेड़ा होता है उनके बीच, जिसके अंदर शाहू जीतते हैं और ताराबाई जो है हार कर कोल्हापुर चली जाती है। इसके बाद मराठा पावर्स के 2 सेंटर्स हो जाते हैं, एक सतारा में शाहू के अंडर और एक कोल्हापुर में ताराबाई के अंडर। अगले छत्रपति की बात करते हैं छत्रपति शाहू। 1707 से 49 तक ये पेशवा को अपॉइंट करते हैं और रियल पावर जो होती है पेशवा के पास होती है। पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ को ये अपॉइंट करते हैं। इनकी खुद के कोई बेटा नहीं होता है। ये राजाराम द्वितीय, जिसे ताराबाई अपना पोता कहती है, उससे जो है अगला अडॉप्ट करके अगला छत्रपति बनाते हैं। परंतु कुछ समय बाद ही ताराबाई अपने बात से मुकर जाती है और कहती है ये कोई मेरा पोता नहीं है और ये कोई ऐसी ढोंगी है जिसे मैंने राजा बनवाया था। जिसके बाद होता है संगोला का समझौता। संगोला का समझौता किसके बीच में होता है? पहली बात तो इसका ईयर याद रखेंगे, 1750 में। ये राजाराम द्वितीय और बालाजी बाजीराव जो पेशवा है और छत्रपति इनके बीच होता है। इसमें ये होता है जो पावर्स जो होते हैं छत्रपति की वो पेशवा के पास आ जाते हैं और अब जो मराठा के मेन लीडर होते हैं वो पेशवा हो जाते हैं। पेशवा की हिस्ट्री की हम बात करेंगे तो पहले पेशवा है बालाजी विश्वनाथ, 1713 से 1720 तक। ये कोंकण के जो चित्पावन ब्राह्मण है वहाँ से संबंधित है और चित्पावन ब्राह्मण में भी भट्ट परिवार से संबंधित है ये पेशवा। इनकी पहले की पोस्ट जो थी वो सेना करते थी। जो बालाजी विश्वनाथ है ये जोधपुर के अजीत सिंह के साथ मिलकर मुगल बादशाह फर्रुख शेर की हत्या कर देते हैं सैयद ब्रदर्स के कहने पर 1719 में। बालाजी विश्वनाथ को मराठा का सेकेंड फाउंडर भी कहते हैं। हमने फर्स्ट फाउंडर की बात की थी, तो छत्रपति शिवाजी जो मराठा एम्पायर के फर्स्ट फाउंडर है और बालाजी विश्वनाथ जो है मराठा एम्पायर के सेकेंड फाउंडर है। अगले पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740। बालाजी प्रथम वही है जिनके ऊपर मूवी बनी थी बाजीराव मस्तानी। ये लड़ाकू पेशवा के नाम से भी फेमस थे। इन्होंने चिनकिलीज खान के खिलाफ पालखेड़ा का युद्ध लड़ा था 1728 के अंदर, और जिसके बाद ही इन्होंने मुंगी शिव गांव नामक स्थान पर जो है चिनकिलीज खान के साथ ही संधि की थी।
ये वाली संधि का सीन भी मूवी के अंदर दिखाते हैं, जब चिनखिलिज खान के पास वो शेर बैठा होता है और बालाजी बाजीराव संधि करने आते हैं। ये बालाजी बाजीराव ओरछा के राजा चंद्रशाल बुंदेला की मदद करते हैं महमूद खान बंगेश के खिलाफ। ओरछा की कुछ इमारतें के नाम हम देखेंगे, जिसमें जहांगीर महल, राजा राम सरकार महल, चतुर्भुज मंदिर और शारदा मंदिर है। बाजीराव जो है पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन का एरिया छीन लेते हैं। इसके बाद वो जंजीरा के सिंधियों पर भी अपना अधिकार जमा लेते हैं। हम दो स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे कि एक में तो कहा था कि हमें मुग़ल साम्राज्य को अंत करके जो मराठा का झंडा है वो अटक पाकिस्तान से कटक उड़ीसा तक फहराना चाहिए। ये बाजीराव ने साहू से कही थी, जिसके रिप्लाई में साहू कहता है कि निसंदेह तुम एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हो और तुम अवश्य ही मराठाओं का जो झंडा है हिमालय के उस पार फहराओगे। तो हम दोनों स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे। एक बाजीराव ने साहू को कहा था, इसके रिप्लाई में साहू क्या कहते हैं। बात करते हैं बालाजी बाजीराव की। 1740 से 61 तक इनका कार्यकाल था। ये नाना साहब नाम से फेमस थे और संगोला एग्रीमेंट इन्हीं के टाइम हुआ था, राजाराम द्वितीय और बालाजी बाजीराव पेशवा के बीच में। इसके अंदर जो भी पावर्स थे पेशवा के, छत्रपति के, वो पेशवा के पास आ जाते हैं और जो मेन सेंटर होता है मराठा का पुणे, सतारा, वो पुणे में चला जाता है। और इसी के बाद जो पेशवा की जो होती है पोस्ट, वो हेरिडिटरी होती है, यानी वंशानुक्रत होती है। बात करते हैं हम मराठा संघ की। तो इसके अंदर जो चीफ होते हैं वो पेशवा होते हैं, वहीं इनके जो सदस्य होते हैं वो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले और बड़ौदा के गायकवाड़ होते हैं। तीसरे बैटल पानीपत की बात करते हैं। जो मराठा में हम 3 नाम देखेंगे इसमें। एक तो विश्वास राव जो बालाजी बाजीराव के पुत्र होते हैं, सदाशिव राव भाव और एक इब्राहिम खान गर्दी। इब्राहिम खान गर्दी होते हैं तोपखाने के प्रमुख होते हैं। विश्वनाथ वहाँ के ऑफिशियल सेनापति होते हैं। रियल सेनापति जो होते हैं वो सदाशिव राव भाव होते हैं। पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का जो है भारत पर 5वां आक्रमण होता है। इसके अंदर मराठा ऐसे हारते हैं कि तीनों विश्वास राव, सदाशिव राव और इब्राहिम खान गर्दी तीनों ही मारे जाते हैं। और ये बात सुनकर बालाजी बाजीराव है वो खुद मर जाते हैं। और इसी के बाद ही जो मराठा साम्राज्य है वो पूरी तरह से बिखर जाता है। अगले छत्रपति बनते हैं माधवराव, 1661 से 72 तक। माधवराव ने जो मराठा शक्ति को जो पानीपत के युद्ध के बाद पूरी तरह बिखर जाती है उसे पुनः संगठित करते हैं और संगठित में हैदराबाद के निज़ाम को हराते हैं। मालवा और बुंदेलखंड अपने अधिकार में करते हैं। ये हैदर अली को हराते हैं, उनसे चौथ भी वसूल करते हैं। ये महाजी सिंधिया की सहायता से जो शाह आलम जो ब्रिटिशर्स द्वारा पेंशन लेकर इलाहाबाद में रहते हैं, उनको भी वहाँ से छुड़ाकर दिल्ली पहुँचाते हैं। और जो अंग्रेज थे ग्रांड ड्रफ नाम के, इनकी मृत्यु पर कह रहे थे कि मराठा को जितना नुकसान पानीपत के युद्ध में नहीं हुआ था उतना नुकसान उनके युवा पेशवा की मृत्यु पर हुआ था। अगले पेशवा की बात करते हैं नारायण राव की। तो माधवराव के छोटे भाई हैं ये, और इनके सगे काका रघुनाथ राव ने इनकी हत्या कर दी थी। अगले पेशवा और खुद जो है पेशवा के पद पर बैठ गए थे, परंतु ये अलोकप्रिय थे क्योंकि इन्होंने अपने सगे भतीजे की जो है हत्या की थी। इसके बाद माधवराव द्वितीय जो नारायण राव के बेटे होते हैं, वो उनकी मृत्यु के बाद जन्म लेते हैं और कम उम्र में ये पेशवा बना दिए जाते हैं। तो कम उम्र के कारण एक एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के लिए एक बार भाई परिषद का गठन किया जाता है। इसके मेंबर्स होते हैं महाजी सिंधिया और नानाजी फडणवीस। इनके अलावा भी 10 सदस्य इस संघ के और होते हैं। इस सब से नाराज़ होकर राघोबा तो चले जाते हैं अंग्रेज़ों के पास, और जिसके साथ शुरू होता है पहला आंग्ल मराठा युद्ध। इसका टाइम है 1775 से 82 तक। इसमें 4 तरह की संधियाँ होती है। पहली हम संधि देखेंगे सूरत की संधि 1775 में होती है। ये राघोबा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच होती है। इसके अंदर राघोबा को अंग्रेज जो है पेशवा बनने में मदद करेंगे और बदले में राघोबा जो है उन्हें सालसेट, बसीन और थाना का क्षेत्र दिलाएगा। बात करते हैं अगली संधि पुरंदर की संधि 1776 के अंदर। ये पेशवा नानाजी फडणवीस जो थे उनके और बंगाल प्रेसिडेंसी के बीच में होता है। बंगाल प्रेसिडेंसी खुद इसके अंदर जो इससे पहले संधि होती है सूरत की संधि, उसकी आलोचना करती है। तीसरी संधि जो होती है बड़गांव की संधि, ये ब्रिटिशर्स के लिए अपमानजनक होती है क्योंकि बड़गांव का युद्ध है वो ब्रिटिशर्स हार जाते हैं। चौथी और अंतिम संधि होती है सालबाई की संधि 1782 के अंदर। इसके अंदर ये इनकी मध्यस्थता जो है महाजी सिंधिया करते हैं और इस संधि के बाद ही जो युद्ध समाप्त हो जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हॉस्टिंग्स ने ही इस संधि को आपात स्थिति में की गई सफल संधि की वार्ता कहा था। इस संधि के प्रावधान हम देखेंगे तो माधवराव द्वितीय को तो पेशवा मान लिया गया,
राघोबा जो है उन्हें पेंशन देकर शांत रख दिया गया और कंपनी को सालसेट और भरूच नाम के स्थान मिल गए। इसके बाद 1794 के अंदर तो महादजी सिंधिया है, उनकी मृत्यु हो जाती है और नानाजी फडणवीस से नाराज़ होकर जो माधवराव है द्वितीय, वो भी इसके एक साल बाद 1795 में आत्महत्या कर लेते हैं। अगले पेशवा बनते हैं बाजीराव द्वितीय। ये राघोबा के पुत्र होते हैं। नानाजी फडणवीस ही इन्हें पेशवा बनाते हैं। 1800 में भी नानाजी फडणवीस की भी मृत्यु हो जाती है। नानाजी फडणवीस को मराठाओं का मैकियावली कहते हैं ब्रिटिशर्स। मैकियावली शब्द हम याद रखेंगे, मराठाओं का मैकियावली जो नानाजी फडणवीस को कहते थे अंग्रेज। अब जो पेशवा बना था बालाजी बाजीराव द्वितीय, वो अयोग्य थे, कम उम्र में ही बने थे, जिसका फ़ायदा उठाते हुए दौलतराव सिंधिया और यशवंतराव होलकर जो है पुणे पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर देते हैं। सिंधिया और पेशवा मिलकर गलती से जो है होलकर के भाई की हत्या कर देते हैं, जिससे नाराज़ होकर होलकर जो है पुणे पर अटैक करता है और पेशवा और सिंधिया को हरा देता है। पेशवा जो अब जाता है अंग्रेज़ों के पास हेल्प के लिए और उनसे बसीन की संधि करता है। अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय जो है बसीन की संधि होती है इनके बीच में। ये एक सहायक संधि होती है और इसके संधि के तहत ही अंग्रेज जो है अपनी आर्मी पुणे में स्थापित करते हैं, जिससे नाराज़ होकर सिंधिया, भोसले और होलकर जो है इनसे दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कर लेते हैं। ये तीनों ही इस युद्ध में हारते हैं, जिसके बाद सिंधिया को 1803 के अंदर अंजनगांव की संधि, भोसले 1804 के अंदर देवगांव की संधि और होलकर जो है 1805 के अंदर आघाटपुर की जो संधि है वो कर लेते हैं अंग्रेज़ों के साथ। तो राजपुर घाट की संधि, सॉरी। तो सेकंड आंग्ल मराठा हम वापस देखते हैं कि 1803 से 1805 तक चला था। इसके अंदर सिंधिया के साथ अर्जनगांव की संधि 1803 में, भोसले के साथ 1804 में देवगांव की संधि और 1805 होलकर में राजपुर घाट की संधि ये करते हैं। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे 1817 से 1818 के बीच। ये शुरू हुआ था पिंडारियों की समस्या के कारण। पिंडारी और मराठा जो है आपस में मिलकर काफ़ी लूटपाट मचाते थे, जिस वजह से अंग्रेजों ने उन्होंने इस बार परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढा और निर्णायक रूप से जो है मराठाओं को इन्होंने हराया था और मराठा संघ भी इस युद्ध के बाद समाप्त हो गया था। अंग्रेजों ने जो उस टाइम के पेशवा है बाजीराव द्वितीय, उन्हें पेंशन देकर बिठूर भेज दिया और वापस से सतारा में जो है छत्रपति वंश जो वंशज थे प्रताप सिंह, उन्हें वहाँ का छत्रपति बना दिया। यहाँ ख़त्म होता है हमारा मराठा। हम स्टार्ट करेंगे पंजाब। पंजाब की मॉडर्न हिस्ट्री जो है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद शुरू होती है। तो हम देखेंगे जो अगला नेतृत्व करता होता है सिखों का वह बंदा बहादुर। बंगा बहादुर की मृत्यु के बाद जो सिख होते हैं 12 मिसालों में विभाजित हो जाते हैं, जिसमें से सबसे प्राचीन मिसल का हम नाम ध्यान रखेंगे भंगी मिसल, और उसके बाद में रंजीत सिंह का जो जन्म होता है वो मिसल हम ध्यान रखेंगे सुचक्रिया मिसल। रंजीत सिंह जो लाहौर को तो है अपनी राजधानी बना देते हैं और वहाँ का राजा बन जाते हैं। इनका सपना होता है वन यूनाइट सिख एम्पायर, यानी एक एकीकृत सिख साम्राज्य का रंजीत सिंह का सपना होता है। 1805 में ये अमृतसर पर अधिकार कर लेते हैं, उसे अपनी धार्मिक राजधानी बना लेते हैं और 1809 के अंदर ये ब्रिटिशर्स के साथ अमृतसर की संधि करते हैं, जिसमें ब्रिटिशर्स के प्रतिनिधि होते हैं चार्ल्स मेटकॉफ और उस टाइम के गवर्नर जनरल जो होते हैं वो है लॉर्ड मिंटो। ये सतलज को अपना बॉर्डर बनाते हैं ब्रिटिशर्स और रंजीत सिंह अपने बीच में, जिसमें सतलज की एक तरफ तो ब्रिटिशर्स पार नहीं करेंगे और दूसरी तरफ रंजीत सिंह उनके कामों में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके महत्व की, इस संधि के महत्व की हम बात करें तो अंग्रेजों को ये होता है कि वो नेपोलियन के आक्रमण से जो है पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं, कि वो अगर आक्रमण करता भी नेपोलियन तो पहले उसे रंजीत सिंह से भिड़ना पड़ेगा। और परंतु इसके साथ रंजीत सिंह का जो एकीकृत सिख साम्राज्य का सपना होता है वो टूट जाता है। रंजीत सिंह को फ़ायदा ये होता है कि अब सिंधु नदी के उत्तर पश्चिम एरिया के अंदर ब्रिटिशर्स उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं देंगे और इसी के साथ वो मुल्तान, कश्मीर और पेशावर पर अपना अधिकार कर लेते हैं 1818-1934 के अंदर। अगले 30 साल तक पंजाब में जो शांति बनी रहती है। शाह सुजा कंपनी और रंजीत सिंह ये तीनों मिलके त्रिगुण का निर्माण करते हैं। शाह सुजा वही है निज़ाम जमान शाह के जो उत्तराधिकारी है वो। इसके बाद हम बात करेंगे शाह सुजा जो रंजीत सिंह के पास मदद के लिए भी आते हैं और उन्हें कोहिनूर हीरा जो है गिफ्ट करते हैं। ये 1809 की बात है। 1839 के अंदर रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। हम रंजीत सिंह से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखेंगे। एक तो वो अपना शासन जो है खालसा नाम से चलाते थे, दूसरा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के उन्होंने चलाए थे। रंजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी उसमें हम देखेंगे एक खड़क सिंह, एक नैनीहाल सिंह, एक शेर सिंह और एक दुलीप सिंह, जिसके अंदर हम देखेंगे ये तीनों तो कम उम्र में ही मर जाते हैं। जो शासन है वो अगले जो दुलीप सिंह करते हैं।
इसी के दिलीप सिंह कम उम्र में होते हैं और एक्सपीरियंस इतना नहीं होता है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेजों द्वारा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 से 46 के बीच में चलता है। इसके अंदर बहुत सारे दूसरे युद्ध भी होते हैं, जैसे मुदकी का युद्ध, फिरोज शाह का युद्ध, अलीवाल का युद्ध, बद्दोवाल का युद्ध, और एक होता है अंतिम में सब राव का युद्ध, जिसके अंदर सिख जो है निर्णायक रूप से हार जाते हैं। जिसके साथ ही लाहौर की संधि होती है 9 मार्च 1846 के अंदर। इसमें दिलीप सिंह को तो राजा बनाया जाता है, उनके संरक्षक या गार्जियन के तौर पर उनकी माँ रानी जिंद कौर को जो है अपॉइंट किया जाता है, वहाँ के वज़ीर को लाल सिंह को वहाँ का वज़ीर अपॉइंट किया जाता है, और ब्रिटिशर्स हेनरी लॉरेंस को वहाँ का रेजिडेंट अपॉइंट करते हैं। युद्ध अड़ जाने के नाम पे 1.5 करोड़ जो है सिखों से चार्ज किया जाता है। इतने रुपए उनके पास होते नहीं, इस वजह से जो कश्मीर है वो कंपनी को दे दिया जाता है, जिसे बाद में गुलाब सिंह डोगरा द्वारा खरीद लिया जाता है। इसके साथ ही सिखों की आर्मी है वो भी सीमित की जाती है 1200 घुड़सवार और 20,000 पैदल यात्री तक, और जलंधर दुआब है वो भी अंग्रेजों को दे दिया जाता है। 11 मार्च 1846 के अंदर एक पूरक संधि होती है, जिसके अंदर ब्रिटिश कहते हैं कि जो राजा है वो उनके वयस्क होने तक, ये इस संधि के अंदर तो कहते हैं कि 20 साल के अंत तक लाहौर में रहेंगे ब्रिटिश, परंतु बैरोवाल की संधि में अपनी बात का विरोध करते हुए ये कहते हैं कि जब तक दिलीप सिंह वयस्क नहीं हो जाता वो ब्रिटिश जो है लाहौर में ही रहेंगे। और इसी के साथ इसी संधि पे वो जिंद कौर को जो है पेंशन देकर शेखपुरा जगह भेज देते हैं। हम ये ध्यान रखेंगे, जो इससे पहले संधि की थी हमने अमृतसर की संधि, उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो प्रथम, और अभी जो सूरत ये बैरोवाल या लाहौर की संधि हुई थी उस टाइम जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की हम बात करें 1848 से 49 तक होता है। इसके अंदर जो गवर्नर ऑफ मुल्तान मूलराज है और गवर्नर ऑफ हज़ारा चत्तर सिंह है, ये विद्रोह कर लेते हैं, जिससे डलहौजी इस बात को पर्सनल लेते हैं और उसके स्टेटमेंट देते हैं कि यह युद्ध को मैं बदले की भावना से करूँगा, और अपने एक आर्मी ऑफिसर गॉफ के नेतृत्व में एक आर्मी भेजते हैं और पंजाब पर अटैक करते हैं। जिसके साथ होता है चिलियानवाला का युद्ध, जिसमें सिखों की तरफ से शेर सिंह लड़ते हैं और ब्रिटिशर्स की तरफ से गॉफ लड़ते हैं। हम इसकी डेट याद रखेंगे 13 जनवरी 1849 की। यह एक अनिर्णायक युद्ध होता है, परंतु गॉफ जो है इसमें अपनी विक्ट्री क्लेम करते हैं। डलहौजी इसी बात पर तंज कसते हुए कहते हैं कि यह ऐसी ही एक और जीत हमें तबाह कर देगी, और नाराज़ होकर जो है डलहौजी गॉफ को तो हटा देते हैं और चार्ल्स नेपियर को है नया सेनापति नियुक्त करते हैं। चार्ल्स नेपियर की नियुक्ति से पहले जो गॉफ है वो एक बैटल ऑफ गुजरात या बैटल ऑफ कैनन, इसे तोपों का युद्ध भी कहते हैं, वो लड़ते हैं सिखों के साथ वापस, परंतु इस बार जो है शेर सिंह को हरा देते हैं और गॉफ इस बार जीतते हैं। इस बार गॉफ निर्णायक रूप से सिखों को हरा देते हैं और डलहौजी जो है पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर लेते हैं। इसी बात से नाराज़ होकर ये हेनरी लॉरेंस जो वहाँ के रेजिडेंट होते हैं वो रिज़ाइन दे देते हैं, और ब्रिटिशर्स जो है कोहिनूर ले लेते हैं इनसे और दिलीप सिंह को लंदन भेज देते हैं, जहाँ वो एक बार क्रिश्चियन बन जाते हैं और बाद में वापस सिख बन जाते हैं। उनकी मृत्यु जो है पेरिस फ्रांस के अंदर होती है। आगे हम बात करेंगे मैसूर की। मैसूर में वाडियार वंश के जो चिक्का राजा होता है उनका अधिकार होता है। 1761 के अंदर हैदर अली जो है मैसूर पर अपना अधिकार कर लेता है। वे डिडीगुल नाम के स्थान पर फ्रांसीसियों की सहायता से एक तोपखाने का भी स्थापना करते हैं, और इसके साथ शुरू होता है पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसका मेन कारण यही होता है कि हैदर की जो फ्रांसीसियों से दोस्ती है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। हैदर मद्रास पर भी अपना अधिकार कर लेते हैं और बाद में अंग्रेज़ों के साथ मद्रास की संधि करते हैं, जिसमें दोनों ही एक दूसरे के जो जीते हुए क्षेत्र थे वापस लौटा देते हैं, परंतु हैदर जो है करूर नाम के क्षेत्रों को वापस नहीं लौटाता है। इसके साथ शुरू होता है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। इसके अंदर इसका मेन रीज़न होता है अमेरिका के अंदर जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसके अंदर जो फ्रांसीसी होते हैं वो अमेरिका का सपोर्ट करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ, मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो अमेरिका का सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिससे नाराज़ ये सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसके बाद ब्रिटिशर्स जो है पुदुचेरी के भाग माहे पर जो है अधिकार अटैक कर लेते हैं। वो फ्रांसीसी बस्ती होती है माहे में। इससे हैदर नाराज़ होते हैं कि हैदर जो माहे को अपनी टेरिटरी कंसीडर करता है। इसी के साथ शुरू होता है बैटल ऑफ पार्टोनोवा 1781 के अंदर। एक तरफ आयरकुट होते हैं और एक तरफ हैदर होते हैं। यहाँ पे हैदर हारते हैं और उसके कुछ समय बाद ही हैदर जो है मर जाते हैं, और इनके जो बेटे हैं टिपू सुल्तान वो आगे नेतृत्व करते हैं। ये ब्रिटिशर्स के साथ मंगलौर की संधि करते हैं 1784 के अंदर। उस समय जो मद्रास के गवर्नर होते हैं मैककॉर्नी। आगे हम देखेंगे तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध
ये युद्ध 1790 से 92 के बीच में चलता है। इसका मेन रीज़न तो ये होता है, त्रावणकोर का जो राजा है जैकाटे, ये कैग्रानूर नाम की जो डच बस्ती है उस पर उसको ख़रीदने का प्रयास करता है, जिससे टीपू सुल्तान जो नाराज़ हो जाता है। ब्रिटिशर्स इस युद्ध के अंदर त्रावणकोर के राजा की जो है हेल्प करते हैं, और जो कानवालिस है त्रिकूट बनाते हैं मराठा और निज़ाम के साथ मिलकर। पहले अटैक पे तो जो ब्रिटिशर्स का जो सेनापति होता है मिडोस, उसे टीपू सुल्तान हरा देता है, परंतु दूसरी बार कार्नवालिस खुद अटैक करने आता है और टीपू सुल्तान की जो राजधानी है श्रीरंगपट्टनम, उस पर अधिकार कर लेता है। टीपू उस युद्ध में निर्णायक रूप से हारता है और श्रीरंगपट्टनम की उससे संधि करनी पड़ती है। इसी युद्ध के अंदर जो है वॉर कॉम्पनसेशन यानी युद्ध हर जाना जो है टीपू पर लगाया जाता है। टीपू के पास इतने पैसे नहीं होने की वजह से उनके जो 2 बेटे होते हैं उन्हें ब्रिटिश द्वारा बंधक बना लिया जाता है। टीपू का आधे से जो ज़्यादा राज्य है वो 3 भागों में बांटकर जो ब्रिटिशर्स मराठा और निज़ाम आपस में बांट लेते हैं। ब्रिटिशर्स को मिलता है 12 महल, डीडी मूल और मालाबार। वहीं तुंगभद्रा नदी का जो उत्तर का भाग है वो मराठा रखते हैं, और कृष्णा और पेन्ना नदी के बीच का जो भाग है वो निज़ाम रखते हैं। बात करते चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की। ये 1799 के अंदर होता है। इसका भी मेन कारण ये होता है कि टीपू का जो है फ्रांसियों के साथ अच्छा संबंध होता है, तो इस बात का दोष लगाते हैं वेलाजली टीपू के ऊपर, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है। इसमें टीपू सुल्तान जो है मारा जाता है, और जो ब्रिटिशर्स हैं वाडियार वंश को, जो चिक्का राजा है, उन्हें फिर से मैसूर का जो है राजा स्थापित कर देते, घोषित कर देते हैं, और उनके साथ सहायक संधियाँ करते हैं। टीपू के बारे में बात करेंगे तो ये एक सक्रिय विदेश नीति अपनाते हैं टीपू, और इनके तुर्की, फ्रांस और इजिप्ट तक जो है अच्छे रिश्ते होते हैं टीपू के, वहाँ तक कॉन्टैक्ट्स होते हैं। टीपू ने जो है नई नापतोल की नीति और नई नापतोल प्रणाली और नया कैलेंडर सिस्टम भी जारी करते हैं। ये जैकोबिन क्लब वहाँ उस टाइम की बहुत फेमस क्लब होता है, उसका भी मेंबर होते हैं। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का पेड़ भी लगाया था, और वैसे तो उन्होंने खूब मंदिर तोड़े, परंतु श्रृंगेरी में एक शारदा मंदिर का भी निर्माण करवाया था, मतलब रीबिल्ड, उसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। आज के लिए इतना ही। हम अब गवर्नर जनरल स्टार्ट करेंगे कल से। थैंक यू।